यस बच्चों, अब ध्यान से सुनो। ये टू लाइन्स है बच्चों, कार्टेशियन लाइन्स है। एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है, और ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है बच्चों। इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन बच्चों ये तुम्हें दे रखी है, ठीक है ना। ये कार्टेशियन इक्वेशन है। तो एक लाइन ए बी है तुम्हारे पास और एक लाइन बच्चों सी डी है, और बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये गिवन है आपको ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। तो हमें कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन में टू लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। स्ट्रेट लाइन से ही, और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइंस के अंदर अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके डीआरस का जो प्रोडक्ट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डीआरस क्या होता है? वो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? इन कार्टेशियन इक्वेशन को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं वो अब ध्यान से देखना बच्चों। आप x इज इक्वल टू ay प्लस b है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू y बाय 1। मैंने इसको लिखा है x माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू y बाय 1। अब बच्चों इसको कैसे लिखोगे आप? ध्यान से देखना। इस वाली को मैं लिख रहा हूं z माइनस डी अपॉन c इज इक्वल टू y बाय 1। अब ध्यान से देखो, राम श्याम के इक्वल है और मोहन भी श्याम के इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो x माइनस b अपॉन में a इज इक्वल टू y बाय 1 इज इक्वल टू z माइनस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे बच्चों? a1c। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? और डायरेक्शन रेशियोज से पहले मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x y z मस्ट बी यूनिटी एंड पॉजिटिव। कोएफिशिएंट ऑफ x y z मस्ट बी यूनिटी एंड पॉजिटिव, वो कंडीशन का ध्यान रखना। तो एक तो ये लाइन बन गई। ऐसे बच्चों मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सिमिलरली। तो सिमिलरली यहां से बनेगी बच्चों x माइनस b डैश अपॉन में a डैश इज इक्वल टू y बाय 1, और यहां से बनेगी बच्चों z माइनस d डैश अपॉन में c डैश। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसके जो drs हैं वो है बच्चों a डैश 1 और c डैश। Since the two lines are perpendicular, तो since the two lines are perpendicular, therefore in direction ratio का जो प्रोडक्ट होगा a into a dash plus 1 into 1 plus c into c dash is equal to 0। तो a dash plus c dash plus 1 is equal to 0, which is the required condition. This is the condition which is the required कंडीशन। ये आपसे पूछा गया था कि कंडीशन बताओ। तो कंडीशन क्या है कि इनका सम 0 होना चाहिए। क्लियर? राइट? तो ये बस इतना काम करना था। तो जल्दी से नोट करो इसको। यस बच्चों, जो मैंने आपको वर्कशीट दी थी, वर्कशीट के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट, अ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट, और वो पॉइंट है 4i प्लस 2j प्लस 2k। लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट, इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। एंड पैरेलल टू द वेक्टर b, और ये लाइन एक और वेक्टर के पैरेलल है, और वो b वेक्टर है बच्चों 2i प्लस 3j प्लस 6k। 2i प्लस 3j प्लस 6k इसके पैरेलल है बच्चों। ये लाइन गिवन है, आप पढ़ो ना। फाइंड द length of the perpendicular drawn on this line from a point P। एक पॉइंट है बच्चों I प्लस 2j प्लस 3k, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PM। मुझे PM लाइन, फाइंड PM, मुझे इस PM डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस मुझे PM निकालना है बच्चों। PM डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। यस बच्चों, बोर्ड पर देख लिया। तो जो सबसे पहले डायग्राम बनानी सीखो। मैंने क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम बनाई, और होमवर्क के अंदर चाहे एक लाइन क्यों ना ड्रॉ करनी पड़े, अगर डायग्राम के बिना 3D करोगे तो 3D इनकम्प्लीट माना जाएगा। और टेस्ट में अगर डायग्राम नहीं बनाओगे मैं हाफ नंबर काट लूंगा तुम्हारा। समझ गए? मेरी बात समझ आ गई? अब बच्चों देखो, आप एक लाइन है बच्चों जो इस पॉइंट से पास करती है और पैरेलल है। तो बताओ इस AM लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर इक्वेशन ऑफ AM लाइन, जल्दी बताओ कौन बताएगा?
आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट लेते हैं यहाँ पर 4i के प्लस 2j के प्लस 2k के। ए वेक्टर होता है यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या है यहाँ पर, 2i प्लस 3j प्लस 6k। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। जतिन तुमने होमवर्क भेजा था 64 का, तो तुझे पता होना चाहिए सारे फॉर्मूले। पर तुझे तेरा फेस बता रहा है, तुझे फॉर्मूला याद नहीं है। हाँ बच्चों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ एम लाइन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्लियर हो गया। अब बताओ मुझे इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी बता दो। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x माइनस यहाँ से क्या उठाएंगे 4 और यहाँ से क्या उठाएंगे 2 इज इक्वल टू y माइनस यहाँ से 2 और अपोन में यहाँ से 3 इज इक्वल टू z माइनस 2 और वहां से 6 इज इक्वल टू लैम्डा। जब मुझे जरूरत होगी लैम्डा ले लूंगा। एग्री बच्चों, जब जरूरत होगी यहाँ पर लैम्डा ले लूंगा और जब जरूरत नहीं होगी अब वो आंसर होगा हमारा। अब बच्चों एक फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि फाइंड द वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, एक पार्ट हो गया। अब सेकंड है कि मुझे पीएम डिस्टेंस चाहिए। अब अपने आईक्यू से बताओ कि पीएम डिस्टेंस कैसे आएगा। एक बच्चा कहता है कि सर आपने ये क्यों नहीं किया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेते आप। हमेशा जब लिखा हो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो बच्चों परपेंडिकुलर होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो ऐसे आप डिस्टेंस ये वाला नहीं निकालोगे, समझ गए ना। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वो शॉर्टेस्ट होता है। या तो वो मेंशन करें कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड दिस पासिंग पॉइंट, या तो वो ऐसे लिखते, ऐसे तो लिखा नहीं है। मेरी बात समझ गए ना। अगर खाली ये बोलेंगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो तुम्हारे में से किसके पास आईक्यू है कि मुझे बताओ ये पीएम डिस्टेंस कैसे आएगा। एग्जैक्टली बच्चों, जैसे मैंने अभी फुट के सुना था मैंने तुम्हारे से कि फुट के कोऑर्डिनेट, ये फुट हो गया ना बच्चों, तो एम क्या हो गया यहाँ पर, फुट हो गया। तो जैसे फुट के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे वही काम हमने करना है जो हमने पहले किया था, समझ गए। तो यहाँ पर आप लैम्डा ले लो, अब लैम्डा ले लो और लेट कर लो m के कोऑर्डिनेट्स। बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, फुट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 2। पता चल रहा है मैंने क्या किया, समझ आ गया। तो यहाँ अब पता चला कार्टेशियन इक्वेशन क्यों लिखी थी, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से z की वैल्यू निकालो, ये फुट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बताओ मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। पहला नेक्स्ट स्टेप बताओ, dr किसके बच्चों, dr पीएम लाइन के, पीएम लाइन के dr, ठीक है। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देनी हमने, ठीक है। उसके drs मुझे पता ही है। इसके drs बताओ पीएम लाइन के क्या होंगे, पीएम लाइन के drs टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो आप 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 1, फिर 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 और 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, ये बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 और बच्चों 3 लैम्डा और बनेगा 6 लैम्डा माइनस 1। ये अच्छा, ये डीआर्स हो गए। इसका बोल दो A2 B2 C2, क्या बोल दोगे, अब बताओ इस एएम लाइन के, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन थी बच्चों, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एएम लाइन, एएम लाइन ये वाली है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो है ना, इनको इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ, 2 3 6, इनको बोल दो A1 B1 C1, क्या बोल दोगे इनको, A1 B1 C1। तो ये वाले हो गए हमारे A1 और ये वाला हो गया B1 और ये वाला हो गया C1, तो A1 B1 C1। तो तुम्हें समझ आ गया मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ मैं, since 2 lines AM perpendicular PM, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। वहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा, तो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 और प्लस 3 इंटू
3 लैम्डा और प्लस में 6 इंटू 6 लैम्डा माइनस 1। यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू बताओ। 0। श्योर? यस। लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है, बच्चों ने बताया मुझे। ये लैम्डा की वैल्यू 0 तुम मुझे पुट कर दो फुट में। ये लैम्डा की वैल्यू 0 कहां पर पुट करोगे बच्चों? एरो देख लो। ये लैम्डा की वैल्यू 0 करोगे फुट में, यहां पर पुट करोगे तो ये फुट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बताओ मुझे फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? लैम्डा की 0 4 2 और 2, ये फुट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब M पॉइंट पता चल गया, P पॉइंट मुझे पता है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस PM इज इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस PM इज इक्वल टू अंडर रूट। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर बच्चों? 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको सोल्व किया किसी ने? रूट 10, ये आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया, कैसे नोट करना पता चल गया। तो अब जल्दी से नोट कर लो इसको। राइट, अब मैं एक लाइन ये फोर्थ भी बता रहा हूं वर्कशीट में। प्रूव दैट द लाइंस, एक लाइन है बच्चों x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 2z, और दूसरी लाइन है बच्चों, दूसरी लाइन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस z प्लस 1। और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव करना है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं बच्चों। ठीक है, 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं, हमें इस बात को प्रूव करना है। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। बताओ पहले इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनाओ सही ढंग से। कैसे बनाओगे? x माइनस 0 अपॉन में 1 इज इक्वल टू वाई बाय माइनस 1 इज इक्वल टू जेड बाय 1/2। अब कोई नहीं बोलेगा, केवल मुझे समक्ष बताएगा कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या इसको मैं यहीं पर छोड़ दूं या मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है? हितिक बताएगा मुझे क्या ये ठीक है या कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर है यहाँ पर। अनुभव बोलने, अनुभव। सर एलसीएम लेंगे ना तो फिर वो सारा ऊपर। तो इनका मैंने बताया था रेशियोज होते हैं और रेशियोज फ्रैक्शन में नहीं होते। तो बच्चों इनका एलसीएम कितना होगा? 1 माइनस 1 और 1/2 का एलसीएम 2 होगा। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे डिनोमिनेटर को, समझ गए? तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। जिन बच्चों के बाद नहीं पता वो लिख लें कि डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन आ जाए तो उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। रेशियोज होते हैं, रेशियोज में कटिंग अलाउड है बच्चों। ठीक है, तो अब इसके जो डीआरस होंगे वो क्या होंगे? A1 B1 C1, ये नीचे वाले डीआरस हो जाएंगे ना। ऐसे बच्चों बताओ मुझे, यहां पर x प्लस 2/1 है और यहां पर y माइनस 1/2 अपॉन 1/2 है और यहां z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। मैंने ये सब माइनस मैंने कॉमन क्यों लिया? मैंने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ मस्ट बी यूनिटी एंड पॉजिटिव। तो बताओ क्या मैं इसको A2 B2 C2 बोल दूं? नहीं। तो बताओ क्या होगा बच्चों? एलसीएम से मल्टीप्लाई, एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या बन जाएगा? -2। तो ये मेरे क्या बन जाएंगे? A2 B2 C2। क्लियर? नीचे वाले, राइट? तो अब बच्चों तुम क्या लिखोगे? सिंस AB परपेंडिकुलर CD, सिंस AB परपेंडिकुलर CD, therefore A1 A2 2 into 2 plus B1 B2 minus 2 into 1 plus C1 C2 1 into minus 2 is equal to 0। तो देखो यहाँ पर 4 minus 2 0 is equal to 0, hence proof। तो क्या प्रूव कर दिया हमने? कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये बातें सारी लिख लो आप, जो मैंने बोली है सब लिख लो। यस बच्चों, प्लेन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप। प्लेन के टॉपिक को समझने से पहले जो बोर्ड पर डायग्राम बनेगी वो 2D में बनेगी। तो ऐसे याद करो, ऐसे समझो, ये प्लेन है बच्चों, जो मेरे हाथ है ये प्लेन है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये प्लेन है और इस प्लेन पर एक ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये ऐसे होगी परपेंडिकुलर लाइन। बोर्ड पर मैं कैसे दिखाऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होगा। बोर्ड पर मैं दिखाऊंगा बच्चों कि ये प्लेन है, राइट? और इस प्लेन पर ओरिजिन से या किसी भी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओरिजिन से, ठीक है, 90 डिग्री पर तुम्हें यहां पर ये ऐसे दिखाई दे रहा है।
2D में बोर्ड पर ऐसे दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये ऐसे है बच्चों। जो पेन की टिप है वो ओरिजिन है बच्चों। पेन की जो टिप है ना, पेंसिल की जो टिप है वो क्या है, ओरिजिन पर है। और जो प्लेन है बच्चों, ये मेरा हाथ जो है वो प्लेन है और वो मैंने ऐसे दिखाया हुआ है। और पी पॉइंट यहाँ पर है बच्चों, यहाँ जहां इस पेन का पेंसिल का बॉटम है, फुट है, यहां पर पी पॉइंट है। तो ये डायग्राम ऐसे है। एग्री बच्चों? समझ आ गया? याद रहेगी ये डायग्राम? तो ठीक है ना। बोर्ड पर जो मैंने बनाया वो ऐसे नहीं है, ये ऐसे है डायग्राम। और इसके ऊपर कहीं भी आप एक पॉइंट ले लो ए, और ये पासिंग पॉइंट हो गया प्लेन का, और प्लेन का पासिंग पॉइंट, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप ले लो ए वेक्टर, पी का, ए का, और पी का पोजीशन वेक्टर ले लो आप आर वेक्टर। आर वेक्टर कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हो सकते हैं, वेक्टर की फॉर्म में भी गिवन हो सकते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ये सुन रहे हो ध्यान से? अब जो बताओ ए पॉइंट मेरे इस हाथ में कहां पर है? कहीं भी हो सकता है। आप इधर ले लो, आप यहां ले लो, आप यहां पर ए ले लो, आप यहां पर ए ले लो। इस ए को कहीं भी दिखा दो प्लेन के ऊपर, ऐसे कहीं भी दिखा दो आप, समझ गए ना। और यहां पर ओ पॉइंट है, क्लियर हो गया। यहां पर पी पॉइंट है, ए पॉइंट पासिंग पॉइंट कहीं भी दिखा दो प्लेन के ऊपर। एग्री बच्चों? पहले बताओ ये डायग्राम समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कहानी क्या है बच्चों प्लेन के टॉपिक के अंदर। पहले केवल आप सभी समझेंगे, बाद में नोट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है, समझने वाला टॉपिक है, डिफिकल्ट है। ध्यान से सुनना। यहां पर ओरिजिन से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और मैं इसको बोल रहा हूं बच्चों एन कैप यूनिट वेक्टर। मैंने ये ओरिजिन से ड्रॉ किया है इसलिए ये यूनिट वेक्टर है। मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसलिए ये यूनिट वेक्टर है। मेरी बात समझ गए ना? राइट। और यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है बच्चों? कि उसकी लेंथ क्या होती है? 1 होती है। लेंथ क्या होती है? 1 होती है। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? देखो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज स्मॉल डी। डिस्टेंस ऑफ प्लेन, कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन मैंने स्मॉल डी ले लिया। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज स्मॉल डी। तो इसकी जो वेक्टर इक्वेशन होगी, ध्यान से सुनना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये वेक्टर इक्वेशन होगी इसकी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। पहले केवल समझना है आपको, अभी नोट नहीं करना, बहुत कुछ है। ये वेक्टर इक्वेशन होगी प्लेन की, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं। मैं अब प्लेन बना रहा हूं यहां पर, फिर दोबारा से, और मैं यहां पर कोई भी एक पॉइंट बना देता हूं। कोई भी एक पॉइंट, मान लो मैंने बी पॉइंट बना दिया, 2, 3, 4, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट। और इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और यहां पर ए पॉइंट भी कोई ना कोई दे रखा है। मान लो मैंने ले लिया 3, 4, 5, ए पॉइंट ले लिया, और एक पॉइंट से देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मुझे नहीं पता, अब ये ओरिजिन से तो है नहीं, तो मैं इस वेक्टर को बोलूंगा बच्चों एन वेक्टर। अब मैं क्या बोलूंगा? एन वेक्टर। यहां मैंने एन कैप क्यों बोला? क्योंकि वो बस आपको केवल इतना याद रखना है, अगर वो ओरिजिन से आ रहा है और इसकी लेंथ चेक कर लेना, अगर इसकी लेंथ 1 है तो ये एन कैप है। इसकी लेंथ निकाल लो, 1 सेकंड लगता है लेंथ निकालने में। किसी भी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी आई कैप का स्क्वायर, आई कैप की कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप की कोएफिशिएंट का स्क्वायर। उससे लेंथ अगर 1 आ गई तो यूनिट वेक्टर है। क्लियर?
और अगर यूनिट वेक्टर है तो जो डिस्टेंस दे रखा होगा वहां पर ये वाला, ये स्मॉल डी होगा। अब मान लो ये एन वेक्टर है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल डी। अब देखो मैंने चेंज कर दिया फॉर्मूला, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल डी। दोनों में फर्क क्या है बताऊं? ध्यान से देखना, दोनों में फर्क क्या है बच्चों? तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, दोनों की शक्ल एक जैसी होगी। अब तुम बड़े परेशान कि सर आंसर ये वाला डी लिखे या ये वाला डी लिखे? नहीं, तुम सबसे पहले चेक करोगे कि ये जो वेक्टर है क्या इसकी लेंथ 1 है। अगर उसकी लेंथ 1 है तो ये डी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, और अगर लेंथ 1 नहीं है तो ये आंसर नहीं है ना, ये भी आंसर नहीं है। अब करना क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा? राइट, देखो ध्यान से देखना, मैं एग्जाम्पल में एक ले रहा हूं बच्चों कि वेक्टर इक्वेशन, मैंने 1 मार्क का क्वेश्चन है 1 नंबर का, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन मैं दे रहा हूं आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 7। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अब एक नंबर क्वेश्चन आया। अब बच्चे को ये वाला आंसर याद है, उसने लिख दिया 7 आंसर गलत है। 7 आंसर गलत है बच्चों, क्योंकि नहीं, बात ओरिजिन हमें नहीं पता। 7 आंसर गलत इसलिए है क्योंकि इसकी लेंथ 1 नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस n वेक्टर को, ये है बच्चों r वेक्टर, ये क्या है? r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल डी, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। पहले आप इसको इसमें कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों? n वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? मॉडुलस अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14। राइट, हमारे पास क्वेश्चन ये था आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 7। डिवाइड बोथ साइड बाय रूट 14, डिवाइड बाय रूट 14, डिवाइड बाय रूट 14, डिवाइड बाय रूट 14। तो आप रूट 14 से डिवाइड कर दो, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और अपोन में रूट 14, ठीक है, और इज इक्वल टू 7 बाय रूट 14। तो आप रूट 14 से डिवाइड कर दो। अब ये क्या बन गया बच्चों? अब ये बन गया आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये अब यूनिट वेक्टर बन गया, और जब ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा तो ये स्मॉल डी बन जाएगा। तो तुमसे जब पूछेंगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो तुम्हारा आंसर 7 गलत है। तुम्हारा आंसर है 7 बाय रूट 14। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? फाइनल आंसर होगा 7 बाय रूट 14। दिस इज द राइट आंसर। कोई बच्चे इसको ज्यादा सोल्व करना चाहता है, 14 को 7 इंटू 2 कर दे, 7 बाय रूट 7 ऊपर चला जाएगा। वो कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, पर ये भी आंसर छोड़ सकते हो आप। समझ आ गया? ये कंसेप्ट सारा समझ आया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो पहले जितना नोट करो जितना मैंने पढ़ाया है, फिर बाद में और बातें करते हैं इसके ऊपर। यस बच्चों, अब प्लेन का हमने एक सिंपल क्वेश्चन किया, ठीक है, उस क्वेश्चन को याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, प्लेन का मैं क्या करवा रहा हूं। एक प्लेन है बच्चों मेरे पास, और एक वेक्टर दे रखा है, परपेंडिकुलर वेक्टर, ऐसे लिखा होगा नॉर्मल टू प्लेन
इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप नॉर्मल टू प्लेन। तो इसको बोलते हैं पीएम वेक्टर, नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन का मतलब है 2i प्लस 3j प्लस 7k का मतलब है पीएम वेक्टर तुम्हें दे रखा है, यानी n वेक्टर तुम्हें दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 7k। अब एक स्टूडेंट कहता है सर आप इसको n कैप क्यों नहीं बोल रहे? भाई पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि ये ओरिजिन से है या नहीं है। दूसरी बात मैं इसको n कैप क्यों बोल दूं भाई? क्या ये यूनिट वेक्टर है? आप चुपचाप साइड में लेंथ निकाल लो। अगर लेंथ 1 है तो मैं n कैप बोल देता हूं, अगर लेंथ 1 नहीं है तो मैं क्यों बोलूं? अब मुझे दिखाई दे रहा है उसकी लेंथ 1 नहीं है तो मैंने इसको n वेक्टर बोला। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे के दिमाग में, राइट? तो n वेक्टर मेरे पास हो गया। और ये भी लिखा हुआ है बच्चों कि डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस सॉरी प्लेन ओरिजिन नहीं, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम पॉइंट P इज 10। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम पॉइंट P इज 10। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? 10। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, find distance of plane from origin, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है find direction cosines of normal to plane, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है find direction ratios of plane, find direction ratios of plane। 3 क्वेश्चन है। पहले आप केवल क्वेश्चन समझोगे, नोट करने की जल्दबाजी मत किया करो, पहले आप समझो। ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये ट्रिपल टी लगा दिया मैंने इस क्वेश्चन पर, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या मैं 10 बोल दूं बच्चों? क्या मैं डिस्टेंस 10 बोल दूं? क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो मैं 10 कैसे बोल दूं भाई? बात समझ आ रही है? मैं क्या करने वाला हूं आप सुनो। सबसे पहले मैं इसको n कैप में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है? तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा? r वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 7k इज इक्वल टू 10, राइट? अब इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? रूट 62। तो रूट 62 से आप डिवाइड कर दो, रूट 62 से आप डिवाइड कर दो तो 10 बाई रूट 62 आ गया। क्लियर? अब आप क्या करो, इसको n कैप बताओ बच्चों क्या होगा? ये मेरा n कैप बन गया, ये n कैप बन गया पूरा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये स्मॉल d बन गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चों? तो स्मॉल d फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 10 अपॉन रूट 62। एक आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड क्या है बच्चों? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन। बताओ, अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर बन चुके हैं ना। डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन बताओ मुझे। कोएफिशिएंट ऑफ ijk इन अ यूनिट वेक्टर। तो भैया n कैप तो है तुम्हारे पास, तो इसमें जो ijk के कोएफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो बताओ आप डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे बच्चों? बताओ। तो यहां से उठाओ 2 बाई, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर 2 बाई रूट 62, 3 अपॉन रूट 62 और बच्चों 7 अपॉन रूट 62। ये क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन। यहां तक समझ आ गया? अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूं डायलॉग। जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं वही प्लेन के होते हैं। प्लेन के अपने डीआर नहीं होते, जो नॉर्मल के होते हैं वो प्लेन के होते हैं। क्या डायलॉग बोला है मैंने? इस डायलॉग को अपनी लैंग्वेज में रजिस्टर के टॉप पर लिख लो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो बताओ इसके डीआर्स क्या होंगे बच्चों? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल डीआर्स आर 2,
3 7। तो बताओ अब प्लेन के डीआर्स क्या होंगे? 2 3 7। और डीआर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्लेन के अपने डीआर्स नहीं होते, वो डीआर्स किसके होते हैं? नॉर्मल के। किसके होते हैं वो? नॉर्मल टू प्लेन के। नॉर्मल टू। अब ये सारी बातें नोट कर लो जल्दी से, ये सोचो। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। पहले क्वेश्चन समझना। पासिंग थ्रू 2 3 5, पासिंग थ्रू 2 3 5, पासिंग थ्रू 2 3 5, यानी कोई भी पॉइंट ले लो x1 y1 z1, यानी पॉइंट है x1 y1 z1, वो तुम्हें दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 3 5 and having direction ratios A B C, having direction ratios A B C, A B C, A, B, C, having direction ratios। बताओ अगर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दे रखा है तो क्या डीआर्स पता है तुम्हें? पता है ना, आई जे के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे? डीआर्स। तो नॉर्मल के जो डीआर्स होते हैं वही किसके होते हैं? प्लेन के होते हैं। एग्री? राइट? याद रखना। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या होगा बच्चों? बोर्ड पर लिखना बच्चों आप। ये प्लेन है और पासिंग पॉइंट है तुम्हारे पास 2 3 5 और डायरेक्शन रेशियो मैंने क्या बोले हैं? तो बच्चों ये डायरेक्शन रेशियो अगर तुम्हें पता है तो नॉर्मल वेक्टर पता है। अगर डीआर्स पता है तो नॉर्मल वेक्टर पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है तो डीआर्स पता है। ऐसे बोलो, नॉर्मल पता है तो डीआर्स पता है, डीआर्स पता है तो नॉर्मल पता है। डीआर्स प्लेन क्यों? तो भी हमें नॉर्मल पता है। कैसे भाई? क्योंकि वो सेम होती हैं। ये बातें याद रखनी है, क्योंकि प्लेन के अपने डीआर्स नहीं होते, वो किसके होते हैं? नॉर्मल के। तो अब बच्चों अगर डीआर्स मैं एबीसी बोल रहा हूं तो बताओ बच्चों, मान लो मैं एग्जांपल, चलो डीआर्स एबीसी पर मैं ले लेता हूं 7 2 3, लेट 7 2 3। तो बताओ एन वेक्टर क्या होगा? ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, या अगर मैं 7 2 3 दे देता हूं तो 7 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। कोई दिक्कत? अब प्लेन की इक्वेशन क्या होगी वो सुनना बच्चों ध्यान से। मुझे इसमें डिस्टेंस नहीं पता, तुम कहोगे सर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, पर मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वाला फॉर्मूला मैं नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता मैं? क्यों नहीं लगा सकता मैं? क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट नहीं पता, या डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन नहीं पता, यानी मुझे प्लेन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से नहीं पता, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता भाई। अभी क्वेश्चन तो आ गया, अब कोई ना कोई रास्ता तो होगा, और वो रास्ता क्या है बच्चों? ध्यान से सुनना। एक नया फॉर्मूला जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए इंटू, फॉर्मूला बता रहा हूं, x माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और मैं तुम्हें सबको वीडियो में बोल रहा हूं, मैं एक बात बता दूं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल तुम्हारे स्कूल के टीचर के पढ़ाने के स्टाइल से टोटली डिफरेंट है 3D के अंदर। वो वेक्टर फॉर्म में बताएंगे कई टीचर्स, मैं कार्टेशियन फॉर्म में बताता हूं, मैं कार्टेशियन फॉर्म में समझाकर वेक्टर फॉर्म में लाता हूं, समझ गए? वो पहले वेक्टर फॉर्म में बताते हैं फिर कार्टेशियन में लाते हैं। 3D के अंदर बुक भी खोलोगे ना, बुक में भी तुम्हें नए नए फॉर्मूले मिलेंगे, पर तुमने अगर मेरे सामने ये लाए, सर ये फॉर्मूला कैसे है, सर वो फॉर्मूला कैसे है, मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, तुम क्वेश्चन मेरे मेथड से सोल्व करोगे। बुक में क्या किया हुआ है आई डोंट नो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुमने क्वेश्चन सोल्व करना है मेरे मेथड से, जो मैं पढ़ा रहा हूं। इसलिए मेरे पढ़ाने की टेक्निक को ध्यान से सुनोगे आप, क्योंकि मैं अपना मेथड फॉलो करवाऊंगा। आंसर से मतलब है ना, आंसर टैली करवा दूंगा। मेरी बात समझ आ गई ना तुम्हें? क्लियर?
इसलिए अगर आप बुक खोल के बैठोगे कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया, कौन सा नया फॉर्मूला है, भाई मैं नहीं करवा रहा। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस, इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? तो जैसे स्ट्रेट लाइन में मैंने कार्टेशियन इक्वेशन बताई थी, ऐसे ही बच्चों प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन है। अब बच्चों बताओ a की वैल्यू क्या है बच्चों, वहां से उठा लो 7, x रहने दो, x में तो आंसर आएगा x1, ये x1 y1 z1 है, ये मेरे क्या है x1 y1 z1। तो बताओ x1 की वैल्यू कितनी है 2, अब b की वैल्यू वहां से उठाओ 2, और y1 की वैल्यू यहां से उठाओ 3, अब c की वैल्यू वहां से उठाओ 3, और z1 की वैल्यू यहां से उठाओ 5 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, 7x प्लस 2y और प्लस का 3z और 7 माइनस 14 और माइनस 6, माइनस का 20 और माइनस 15, 35। कोई डाउट? दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये आंसर आ गया, ये प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अब सुन लो इधर, ये प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्वेश्चन ये बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। मिरेकल बच्चों देखो, इधर देखो आप, आर वेक्टर डॉट, आर वेक्टर लिख दो, डॉट लगा दो, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, यहां से 7 2 3 उठाओ, आई जे के लगा दो, 7i प्लस 2j प्लस 3k। स्टाइल पता चला क्या किया मैंने? आर वेक्टर डॉट, यहां से क्या उठाना है 7i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू, तो बच्चों ये क्या बन गया, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल डी, बन गई वेक्टर इक्वेशन। तो देखो कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे आए, जल्दी जल्दी देखो। आर वेक्टर डॉट, यहां से क्या उठाने हैं एक्स वाई जेड के, और यहां से ये कैपिटल डी, तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अभी भी ट्विस्ट है स्टोरी में, रुको इधर देखो आप, एक तो ये आंसर आ गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। मैं इस क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर देता हूं, क्या? आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। मैंने एक लाइन और ऐड कर दी, यहां तक तो तुम करोगी? बताओ क्या डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन 35 है? यस और नो? व्हाई नो? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाओ, इसको यूनिट वेक्टर बनाओ, आर वेक्टर डॉट, फिर दोबारा वही आ गया, क्या आया √62 और इज इक्वल टू 35 बाई √62। अब बताओ डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा? तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन क्या हो गया बच्चों? 35 बाई √62। ये कहानी समझ आई? क्यों हुआ ये डिस्टेंस? क्योंकि ये अब यूनिट वेक्टर बन गया। क्या बन गया ये? चलो जब यूनिट वेक्टर बन गया तो हम एक चीज और पूछ सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस पूछ सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, 7 बाई √62, 2 बाई √62, 3 बाई √62। तो एक ही क्वेश्चन से देखो मैंने क्या क्या निकाल दिया। तो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें ये सारा काम करना है, सारी बातें स्टेप बाय स्टेप नोट करनी है, और इस फॉर्मूले को कभी मत भूलना। ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको बॉक्स में डाल दो, इस फॉर्मूले को बॉक्स में डाल देना, बॉक्स में डाल दो। एक बात और मैं वीडियो में बता रहा हूं, क्या कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सुन लो इधर खास बात, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा नहीं, इधर सुन लो पहले। इधर राइट हैंड साइड पर अगर यहां -35 होता, लेट -35 होता तो आप क्या करते? यस, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां से माइनस कॉमन ले लो, इधर से माइनस है ना, वो कट जाएगा, यानी यहां से माइनस उठाकर इसमें डाल दो। अगर यहां -35 होता तो इसको डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव नहीं होता, इसको प्लस बनाने के लिए यहां से माइनस उठा के कहां डाल दो? इस वेक्टर में डाल दो, इस वेक्टर में चल जाएगा।
बट एक्चुअली तो अपोजिट होगी, यहां से माइनस उठाकर इधर डाल दो, कहीं तुम डिस्टेंस -35 लिख दो, वो गलत होगा तुम्हारा। मेरी बात समझ गई? अच्छा डीसी चेंज हो जाएंगे, अगर मान लो यहाँ -35 है, तुमने इधर -n डाल दिया तो तुम्हारे डीसी चेंज हो जाएंगे ना, डीसी चेंज हो जाएंगे। ये बात समझ आई? एक एक बात लिख लो, नोट कर लो।